कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 12 और हम बात करें विषय राजनीतिक विज्ञान। किसकी? राजनीतिक विज्ञान के आज इस टॉपिक की चर्चा करें। जो हमारा जो खंड ब है उसका दूसरा पार्ट चल रहा है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आज हम इस अध्याय को पूरा करेंगे क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं और नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को जब लागू किया जाता है, उसके लिए कार्य किया जाता है, तो उसके कुछ उदाहरण। नंबर 1 देखो, भूमि सुधार। आज़ादी से पूर्व किसान जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के शोषण का शिकार थे ना, किंतु संविधान की 9वीं अनुसूची में 1951 में भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू करने से किसानों की सुरक्षा प्राप्त हुई। ये क्या होता था? पहले सिस्टम ये था कि सरकार अपने अनचाहे तरीके से किसानों की भूमि हड़प लेते थे और उन पर खेती करते थे। अब ये 1951 में एक भूमि सुधार कानून बना, 9वीं अनुसूची बनी। अब उन्हें अपनी भूमि पर जो फसल उगाने का अधिकार दिया गया। 2 नंबर, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। जो आज पंचायती राज है ना, सरपंच, वार्ड पंच बनते हैं, प्रधान बनते हैं। तो देखो, नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप देने की बात कही गई। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान से शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की व्यवस्था लागू हुई। 1993 में 73वें संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया था ना, संविधान संशोधन होते हैं अनुच्छेद, जो भाग आपका अनुच्छेद 368 है, उसके तहत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी तरह 74वें संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। इसके तहत देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस आधार पर योजना आयोग का गठन कर आर्थिक विकास का ढांचा तैयार किया गया। अब तक 11 पंचवर्षीय लागू की जा चुकी है, यानी 12 पूरी हो चुकी है। ये किताब आपके 2-3 साल हो गए ना चलती है भाई, तो 11 नहीं 12 पूरी हो चुकी है अब 2020 के अंदर है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वयन किया निरंतर जा रहा है। कमजोर वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जातियों, कमजोर का मतलब SC ST है ना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान व शासन में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की अवधि 95 में संवैधानिक संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। अस्पृश्यता हमने अनुच्छेद 17 पढ़ के आए थे। किसी के साथ छुआछूत वाली भेदभाव नहीं करेंगे। इनके शैक्षणिक स्तर उन्नयन के लिए निःशुल्क शिक्षा हो गई, छात्रवृत्तियाँ आदि की व्यवस्था की गई है। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह आयोग इस वर्ग के शोषण संबंधी घटनाओं की जांच कर सकेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो मनरेगा चल रही है ना राज्यों देश के अंदर, आदि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। फिर बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा, परिवहन, जैसे आपने देखा हुआ LIC में आपने करवा रखा है, बहुत सारे लोगों ने परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन आदि के साथ साथ प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार, सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ करवाने के लिए लोक अदालतों व त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था को अपनाया गया है। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की मात्र 14% आबादी शिक्षित। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो 100 में से 14 लोग ही पढ़े हुए थे। हमारी सरकारों ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया।
इसी के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील आदि कार्यक्रम, मिड डे मील है ना, जो दोपहर को आधी छुट्टी में बच्चों को खाना खिलाया जाता है, वो मिड डे मील है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधित मानते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। समान कार्य हेतु समान वेतन, वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर आजीविका में भेदभाव दूर करते हुए स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए ये कार्य दर्शाते हैं कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया। ठीक है, सबको समान कार्य मिलता है और समान वेतन मिलता है। ऐसे नहीं कि महिला है वो उसको तो 200 रुपये मिल रहे हैं और पुरुष है उसको 400 रुपये दिन के मिल रहे हैं, नहीं, सबको समान अधिकार है। अब देखो मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण और विकास से संबंधित है ना, तथा नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी दोनों में अंतर है। देखो क्या, मौलिक अधिकार वाद योग्य है लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं। इसका मतलब कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व के लिए नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है लेकिन नीति निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, यानी खुद व्यक्ति के हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है, यानी लोकतंत्र जहाँ होगा, जैसे हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो यहाँ मौलिक अधिकार जरूरी है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। अब देखो मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों भागों को एक दूसरे का पूरक माना है। ये सम्मिलित रूप से कल्याणकारी लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश गजेंद्र गड़कर का मत है कि दोनों भागों में यदि गतिरोध हो तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। सन 1967 में गोलकनाथ वाले मामले में न्यायपालिका ने अधिकारों को सर्वोच्च और संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया था। सन 1973 में केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन तो किया जा सकता है। 42वें संविधान, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई, किंतु बाद में मिनर्वा मिल्स वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है, वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के निर्देशन में की जा सकती है, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अब बात आती है मूल कर्तव्य की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य। मूल अधिकार व कर्तव्य में विशिष्ट संबंध है। देखो मूल अधिकार तो हमें सरकार के द्वारा दिए गए, अब मूल कर्तव्य हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल अधिकार का कर्तव्य में विशिष्ट संबंध है। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के क्या बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं। अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना ही नहीं है। संविधान में 1950 में भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन करते हुए अनुभव किया गया कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः संविधान के भाग 4 क बनाया गया और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें उल्लेख किया गया कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक है उनका कर्तव्य क्या होगा। देखो, और किताबों में लगभग हम रोज पढ़ते हैं, किताबों के पीछे वाले पेज में लिखा होता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। करते हैं ना हम, राष्ट्रीय गान सावधान मुद्रा में राष्ट्रीय ध्वज को जय हिंद बोलते हैं, झंडा फहराते हैं और संविधान का पालन
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जिस लोगों ने, जिन क्रांतिकारियों ने, जिन देशभक्तों ने हमारे भारत को आज़ाद करवाया, उसको हमेशा हृदय में रखना है, उनके नियमों का पालन करना है। जो वो सीख देके गए थे उनको हमें सीखना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखे। यानी भारत की प्रभुता को, एकता को, अखंडता, अखंडता का मतलब बंटा हुआ नहीं है, बांटना नहीं है, इसको बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। कभी भी हमारी अगर देश को जरूरत पड़ी तो हमें सेवा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। सबके साथ भाईचारे का व्यवहार करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। वो प्रथा लागू ही नहीं करनी है। जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, 3 तलाक, और ये सारे स्त्रियों के खिलाफ है, तो इन्हें बंद कर दिया है ना। प्राकृतिक पर्यावरण की ये ऊपर आ गया, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व जो उसका परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति है उसका सम्मान किया जाए। फिर प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। जो वन, झील है उनकी सुरक्षा करना, उन्हें गंदा न होने देना हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, सार्वजनिक कोई भी संपत्ति है उस पर हमें उसको स्वच्छ रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमारी अपनी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। और एक 11वां और जोड़ दिया, ध्यान रखना, पहले कितने थे 10, अब 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 को संशोधित करते हुए 11वां मूल अधिकार जोड़ दिया। देखो कितना बढ़िया मूल अधिकार है उन माता पिता और संरक्षकों के लिए कि उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान दें और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अब लास्ट पॉइंट है, मूल कर्तव्यों की आलोचना भी करते हैं। देखो कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर हमारे संविधान में किसी तरह की कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे इनकी पालना भली भांति नहीं हो पा रही है। अत्यधिक आदर्शवादी, मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित है, जैसे राष्ट्रीय आदर्शों की पालना, देश की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद ऐसे आदर्श है जो प्राय व्यवहार में काम नहीं लिए जा रहे। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्तव्यों की पालन किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। ये हमारे नागरिकों के लिए आदर्श के रूप में जोड़े गए हैं। ये राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने वाले हैं। संविधान में इनको सम्मिलित करने के पीछे कोई राजनीतिक या दलगत भावना नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि नागरिक चेतना के विकास के साथ साथ नागरिक भविष्य में इन कर्तव्यों को धीरे धीरे पालन करने में अभ्यस्त हो जाएं। प्रत्येक नागरिक द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना सर्वोच्च धर्म समझा जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट पूरा। अब अभ्यास प्रश्न देखो, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? मूल अधिकारों का, तो भाग 3 में मूल अधिकारों का है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? 24 घंटे के अंदर। और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया, आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार दे। ये निम्न में से किस प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है? तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी। और किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो अभी पढ़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976। एक वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में पूछे, पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 6। 8वां देखिए, जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वाह के लिए आदेश जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। अब अतिलघु उत्तरार्ध में देखो, संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख हम पढ़ के आगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अब पहला था समानता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो राज्य की जनता का लोक कल्याण, आर्थिक सामाजिक विकास करना नीति निर्देशक तत्व का महत्व है।
नीति निर्देशक तत्वों की पालना में सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी संचालित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे मिड डे मील योजना है, साक्षर अभियान योजना है, ये योजना है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो संविधान के किस भाग में? भाग 4 क में जोड़े गए हैं। किसमें? भाग 4 क में। संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18 तो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो ये आपके प्रश्न हो गए, ये आपका पाठ पूरा हो गया। जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो आप पढ़ लेना, किताब में से अच्छे दिए हुए हैं। आप समझदार हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद।